डेट आज 1 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मशीन लर्निंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है जब कोई मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने लगे। जैसे मान लो कोई मशीन है, वो जैसा आदमी का दिमाग सोचता है अपना आप ऑटोमेटिक कोई सिचुएशन आती है उस हिसाब से काम कर लेता है। इस तरह से अगर मशीन भी डिसीजन ले सके ऑटोमेटिक, तो उस कंडीशन को बोलेंगे या उस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का ही पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इसी का ही पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसमें क्या होता है, ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसमें डेटा और एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। और जैसे ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन लर्न करता है किसी चीज़ को, उसी तरह से मशीन भी किसी चीज़ को लर्न करती है, सीखती है एक्यूरेसी के साथ, और ग्रेजुअली उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती भी रहती है। ये कंप्यूटर को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है लर्न करने की। मशीन लर्निंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने आप कुछ चीज़ों को सीख सके बिना किसी प्रोग्रामिंग के। और किस वजह से सीखती है, पास्ट डेटा के आधार पे। जो पिछला डेटा है उसमें कंप्यूटर में ऑलरेडी है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पिछले डेटा से सीख लेगा। जैसे मान लो कोई सिचुएशन है, वो उसे हैंडल करनी है, पिछला डेटा वहाँ पे है, पहले कोई सिचुएशन आई हुई है, उस डेटा को यूज करके उसको हैंडल कर लेगा और अपनी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज कर लेगा। तो मशीन लर्निंग बहुत सारे एल्गोरिथम को यूज करती है, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करती है और प्रिडिक्ट करती है हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे, इंफॉर्मेशन के आधार पे। तो क्या क्या फीचर्स होंगे मशीन लर्निंग के, क्या क्या विशेषताएं होंगी। देखो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको फ़र्क तो पता चल गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब जब कोई मशीन ह्यूमन ब्रेन की तरह, मानव के दिमाग की तरह सोचने लगे और खुद डिसीजन ले सके। मशीन लर्निंग ये पास्ट डेटा के आधार पे, पिछला कोई डेटा मान लो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है और कंप्यूटर उसके आधार पे कुछ नई चीज़ें सीख ले, कुछ नई कोई टेक्निक सीख ले, नई कैपेबिलिटी इम्प्रूव कर ले पिछले डेटा के आधार पे, उसे बोलेंगे मशीन लर्निंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मान लो कोई नई सिचुएशन आ जाए और ह्यूमन ब्रेन जैसे नई सिचुएशन को टैकल कर लेता है, नई सिचुएशन से मान लो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन भी नई कंडीशन को टैकल करने के लिए अपने आप ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने लगे, तो उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों में फ़र्क है। जो मशीन लर्निंग है डेटा ड्रीवन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये डेटा के आधार पे ही काम करती है। डेटा जो जनरेट होता है लार्ज अमाउंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन को और बेटर बना सकती है इसके आधार पे। मशीन अपने आप सीखती है पास्ट डेटा से और ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करती रहती है। ये जो डेटा है ये क्या है, नया पैटर्न डेवलप करता है और डिटेक्ट भी करता है पास्ट पैटर्न से। और ये डेटा माइनिंग की तरह ही है मशीन लर्निंग। जैसे उस डेटा माइनिंग में भी देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के द्वारा डीलिंग की जाती है, ऐसे ही मशीन लर्निंग में भी डेटा चाहिए होता है। डेटा का मतलब कोई भी आपका डेटा हो सकता है, आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा फाइल पड़ी हुई है, ये सब डेटा में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये सर्वे रिलीज की है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स। जैसा इसके नाम में है इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इनोवेशन आई है, क्या क्या आधार हैं, क्या बेसिस हैं, उसके बारे में ये सर्वे है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा, उसके साथ साथ यूनिडो भी इसमें कोऑर्डिनेट करता है इस स्टडी को करने में, इस सर्वे को करने में। यूनिडो क्या है, ये यूनिडो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इस सर्वे के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इस सर्वे का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? इस सर्वे का लक्ष्य यही है कि जो इनोवेशन परफॉर्मेंस है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की, उसको इवेल्युएट करना। मैन्युफैक्चरिंग फर्म का मतलब है ऐसी कंपनी जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उस कंपनियों की इनोवेशन परफॉर्मेंस क्या है, मतलब उन्होंने कितने पास्ट टाइम में कितने आविष्कार किए हैं, इनोवेशन पे कितना ध्यान दिया है, नए नए प्रोडक्ट कितने बनाए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना ध्यान दिया है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है इस सर्वे में। इसमें 2 स्पेसिफिक कंपोनेंट है इस सर्वे में। पहला कंपोनेंट है फर्म लेवल सर्वे, यानी कि एक कंपनी के आधार पर सर्वे की जाती है। इसमें देखा जाता है कि इनोवेशन के क्या क्या टाइप हैं, इनोवेटिव मेजर्स क्या क्या लिए किसी कंपनी ने। इसमें देखा जाता है कि इनोवेशन के लिए क्या प्रोसेस अपनाया है, उनके लिए इनोवेशन करने के लिए फाइनेंस की एक्सेसिबिलिटी क्या है, मतलब पैसा है या नहीं है कंपनी के पास इनोवेशन करने के लिए। रिसोर्स देखे जाते हैं कि उसके पास है या नहीं है। इनोवेशन के लिए इंफॉर्मेशन देखी जाती है किसी कंपनी के पास है या नहीं है। इसके लिए ये फर्स्ट फर्म लेवल जो सर्वे है ये कंपोनेंट डील करता है। नेक्स्ट इसमें कंपोनेंट है सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे, SSI सर्वे। इसमें देखो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सिस्टम है उसको मैपिंग की जाती है, उसकी मैपिंग की जाती है, और इसमें देखा जाता है किसी फर्म में इनोवेशन को अचीव करने के लिए क्या रोल प्ले किया है। इस सर्वे में देखा जाता है कि जो पॉलिसी है किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, उसने क्या क्या कन्वर्जेंस किया है, और 5 की सेक्टर हैं मैन्युफैक्चरिंग के, यानी कि जिनके आधार पर ये सर्वे निकाली जाती है। कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखे जाते हैं? पहला तो है टेक्सटाइल, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है उनकी सर्वे की जाती है। फूड एंड बेवरेजेस, जो खाना पीने बनाने वाली कंपनी है उनको। ऑटोमोटिव, यानी कि जो व्हीकल्स के पार्ट हैं वो बनाती हैं, वो देखी जाती हैं। फार्मा, यानी कि ड्रग्स, जो दवाइयाँ बनाती हैं, उन कंपनी की सर्वे की जाती है। और ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। देखो इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, मेनली इस टॉपिक में आपको याद रखना है कि नेशनल इनोवेशन जो सर्वे है इसे कौन कराता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिडो मिलके कराते हैं। इसमें किस कंपनी ने कितनी सर्वे की, मतलब इनोवेशन के लिए क्या स्टेप लिए वो देखा जाता है। तो ये मेनली आपको इसमें याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। पहला जो सर्वे कराया गया था 2011 में कराया गया था ये। अब जान लेते हैं यूनिडो के बारे में। यूनिडो के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ऑस्ट्रिया एक यूरोप में कंट्री है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये यूरोप देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप पे, यहाँ पे देखो ये जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। 1966 में इसको बनाया गया था। 171 मेंबर स्टेट्स को सपोर्ट करता है, और इसके 4 मैंडेट फंक्शन है इस यूनिडो के। पहला ये काम करता है टेक्निकल कोऑपरेशन पे, यानी कि जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं, सदस्य देश हैं, उनको टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है। रिसर्च एंड पॉलिसी ओरिएंटेड काम करता है। नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है, और नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए पार्टनरशिप को ये प्रमोट करता है। इंडिया भी इसका मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और देखो जो ये सर्वे की गई है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ये जो सर्वे है ना हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में काम, मतलब हेल्प करेगी, सहायता करेगी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक है UNPFII। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और GS पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 3 के लिए भी, मेंस में। देखो जो ये है यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू, इसकी अभी मीटिंग हुई थी, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको यहाँ पे देखो क्रिटिसिज्म देखने को मिला, यानी कि आलोचना की गई यहाँ पे इंडिया की। किसने की? आदिवासी राइट्स एक्टिविस्ट ने। जो देखो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं लोग हमारे इंडिया में, उनके अधिकारों के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सुधारक लोग हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को। कहा कि देखो इंडिया में जो इंडिजिनस पीपल का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, इंडिजिनस पीपल और ट्राइबल पीपल या आदिवासी लोग, इनमें फ़र्क क्या है? देखो इंडिजिनस पीपल का मतलब है नेटिव,
हमारे इंडिया के मूल निवासी, इंडिया के मूल निवासी हैं जो लोग इंडिया में रह रहे हैं सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से। और नेटिव का मतलब भी इंडिजिनस पीपल ही होता है। और आदिवासी का क्या मतलब है? आदिवासी मतलब ट्राइबल पीपल, यानी कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो देखो आदिवासी लोग भी इंडिजिनस पीपल हो सकते हैं क्योंकि मूल निवासी हैं, काफ़ी सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंडिजिनस पीपल आदिवासी लोग हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये सारे इंडिजिनस पीपल फॉरेस्ट एरिया में ही रह रहे हों, क्योंकि कुछ लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, कुछ शहरी क्षेत्र में, यानी कि कुछ ग्रामीण एरिया में भी रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में, लेकिन जंगलों में नहीं रह रहे। तो ये आपको याद रखना है इसमें। एक देखो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, ये एक घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन की, जो इंडिजिनस पीपल के अधिकारों को बचाने की, इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं। इंडिया ने भी इसको रेटिफाइड किया है और इंडिजिनस पीपल के अधिकारों को रिकॉग्नाइज करता है इंडिया। इसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है, और गवर्नमेंट की पोजीशन है जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन के अगेंस्ट जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट की पोजीशन इंडिजिनस पीपल के अगेंस्ट जाती है या इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है ये इसके अगेंस्ट जाती है, उसके लिए गाइडलाइंस हैं इस डिक्लेरेशन में। हर साल 9 अगस्त को इंडिजिनस पीपल के लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 9 अगस्त को। अब जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसकी अभी मीटिंग हुई है, यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू। ये 2000 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन की ये सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो इंडिजिनस पीपल के परेशानियां और अधिकारों के बारे में, ये मामले में कोऑर्डिनेट करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। इंडिया और यूके एक सेंटर बनाने जा रहे हैं। इंडिया और यूके आप जानते हो यूनाइटेड किंगडम, यहाँ देख सकते हो आप, ये है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया ये सेंटर बनाने जा रहे हैं, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। नेट जीरो का मतलब क्या है? नेट जीरो या नेट जीरो इमिशन, इसका मतलब ये है जितना मान लो कोई कंट्री कार्बन इमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, इमिशन करता है अपने मतलब कंट्री से, वो उसको एब्जॉर्ब भी करे इतना, यानी कि जितना इमिशन हो रहा है इतना हम एब्जॉर्ब भी कर लें, तो हो गया नेट जीरो। इसका मतलब जीरो नहीं है, नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना उत्सर्जन हो रहा है, जितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब भी कर लें। तो इंडिया और यूके ये क्रिएट करेंगे इस सेंटर को, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। इसका पर्पज़ क्या उद्देश्य है? इसमें देखो दोनों कंट्री कोऑर्डिनेट करेंगी और जो भी स्टेक होल्डर इसमें साथ देना चाहे वो पार्टिसिपेट करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उससे जो कार्बन का इमिशन होता है उस कार्बन के इमिशन को कम करना है। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डीकार्बनाइज करना है। डीकार्बनाइज का मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन है जो एक रिन्यूएबल सोर्स, इसको प्रमोट करना है ताकि इमिशन को कम किया जा सके। ये देखो इंडिया और यूके की साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल मीटिंग चल रही थी, उसके दौरान अनाउंस किया है, ये सेंटर बनाने की बात की है। और इंडिया और यूके के देखो और भी कई सारी पार्टनरशिप हो रखी हैं पहले, जैसे इंडिया और यूके के बीच में है यूकेज इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप फंड। ये देखो न्यूटन भाभा फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें साइंस डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है, दोनों कंट्री और साइंस पे रिसर्च करती रहती हैं। एक यूके इंडिया साइंटिफिक डीप सी वोएज है, इसमें देखो साइंटिफिक स्टडी की जाती है डीप सी के बारे में, यानी कि गहरे समुद्र के बारे में। एक स्पेस पार्क्स पार्टनरशिप है, इसमें देखो स्पेस रिलेटेड, आसमान से रिलेटेड रिसर्च वगैरह टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बारे में यहाँ पे स्टडी की जाती है। एक इंडिया यूके न्यूट्रॉन स्कैटरिंग वर्कशॉप ये सेटअप की है इंडिया और यूके ने। एक इंडिया यूके ISIS प्रोजेक्ट है जो न्यूट्रॉन और म्यून साइंस के बारे में, यानी कि एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च करता है ये प्रोजेक्ट। एक इंडिया यूके टेक पार्टनरशिप है जो 2018 में साइन हुई है। देखो इतने सारे आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, मेनली जो ये न्यूज़ में है इसको ही आप याद कर लो कि ये सेंटर बनने जा रहा है, क्योंकि नेट जीरो जो मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, या सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये किस किस ने किया है, या इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया और यूके का है ये। नेक्स्ट टॉपिक है कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हर साल मेंस में एक क्वेश्चन आता ही आता है और प्रीलिम्स में भी हर साल आता है लगभग। तो ये कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स है, कौन बना रहा है इसको? इसको देखो इंडियन आर्मी बनाने जा रहा है। इंडियन आर्मी, जैसा आप देख रहे हो उसके नाम में है साइबर ऑपरेशन, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर स्पेस सिक्योरिटी के लिए ये बनाया जा रहा है ये कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट्स विंग। एक तरह से देखो ये एक ब्रांच बना दी जाएगी इंडियन आर्मी द्वारा जो साइबर स्पेस सिक्योरिटी चैलेंजेज है उनसे डील करेगी। साइबर स्पेस सिक्योरिटी का मतलब है कि इंटरनेट के जरिए जो मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपके क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, उनको रोका जाए। जैसे डेटा चुरा लिया जाता है, डिफेंस का डेटा चुरा लिया जाता है, आर्मी का डेटा चुरा लिया जाता है, या हैकिंग कर ली जाती है आर्मी की किसी साइट पे, तो उसको डील की जाए और उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए साइबर स्पेस के लिए। तो इसका उद्देश्य यही है, आर्मी के जितने भी साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, सेफगार्ड नेटवर्क है, उनको असिस्ट करना, सहायता करना, प्रिपेयर्डनेस तैयार करना साइबर स्पेस डोमेन के लिए, ये इसका गोल है, लक्ष्य है। फंक्शन कैसे करेगा ये? देखो आर्मी फॉर्मेशन है साइबर सिक्योरिटी के लिए, उसको सहायता करेगा। और एक इसमें लीड, डायरेक्टोरेट और टेस्ट बेड फॉर्मेशन होंगे, जो क्या है, जो भी मान लो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी है साइबर स्पेस से रिलेटेड आर्मी के लिए, वो इसमें सब कुछ किया जाएगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखो चुनौतियां हैं कि अभी देखो साइबर वारफेयर कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करना है, क्योंकि साइबर अटैक होते रहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। डिजिटल इलिटरेसी है, अभी मतलब इतनी जानकारी है नहीं, डिजिटल इलिटरेसी है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उन पे भी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो हम बाहर से आयात करते हैं, दूसरी कंट्रीज से ख़रीदते हैं। आर्मी में भी यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर से ख़रीदते हैं, तो बहुत चांस होते हैं कि उसको बहुत सारे हैकर जो दूसरी कंट्री भी हैक कर लेती हैं और हमारा डेटा चुरा सकती हैं। तो ये चैलेंजेज हैं। और देखो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडुकेट है, ट्रेंड स्टाफ भी इनएडुकेट है। इनएडुकेट का मतलब होता है इनसफिशेंट, अपर्याप्त। ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही ट्रेंड स्टाफ है साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए आर्मी के पास। तो ये चैलेंजेज है कुछ। इंडिया ने क्या और भी इनिशिएटिव लिए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए? तो ये देखो आपको लिखने हैं, जब भी साइबर सिक्योरिटी से आए मेंस में क्वेश्चन, तो इंडिया ने क्या स्टेप लिए ये आप लिखोगे। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है 2013 में। एक फ्रेमवर्क फॉर इनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी बनाया है। ट्राई सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है। सर्ट इन बनाया है इंडिया ने। और एक नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है इंडिया ने। और कौन कौन सी कंट्री हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टेप लिए हैं? देखो बहुत सारी कंट्री हैं, उनमें से मेजर कंट्री के हम कुछ स्टेप जानेंगे इसमें। जैसे अमेरिका ने यूएस साइबर कमांड बनाया 2009 में। फ्रांस ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई 2015 में। चाइना ने भी स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजिक सपोर्ट फोर्स बनाई 2015 में साइबर सिक्योरिटी को डील करने के लिए। रसिया ने GRU एक प्रोजेक्ट बनाया। इजराइल ने यूनिट 8200 बनाई साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब दूसरी कंट्रीज़ ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, वो उसमें एक दो एग्जांपल आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए। रिसेंटली देखो इसने रूल्स बनाए हैं, जो फेक प्रमोशनल कॉल और SMS आते हैं कस्टमर के पास। देखो बहुत सारी कॉल्स आती हैं या प्रमोशनल SMS आपके पास आते रहते हैं, तो इनके रिगार्डिंग रूल्स बनाए हैं। रूल्स में चेंज किया है इस ट्राई ने, तो अभी ट्राई न्यूज में है, तो हम ट्राई के बारे में जानेंगे है क्या ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसा इसके नाम में है टेलीकॉम रेगुलेटरी, यानी कि टेलीकॉम्युनिकेशंस जो सेक्टर है, यानी कि जैसे आप जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, ये जो कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर की, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है ये अथॉरिटी ट्राई।
ये रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके इसको बनाया था। 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, और इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के अंदर इसको बनाया गया था, ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसमें देखो एक चेयरपर्सन होता है, मतलब अध्यक्ष होता है इसका, और 2 से ज़्यादा फुल टाइम मेंबर नहीं होंगे और 2 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं होंगे। यानी कि एक एक मेंबर हो सकते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी कि टोटल 5 मेंबर हो सकते हैं इसमें, एक चेयरपर्सन और 2 फुल टाइम मेंबर, 2 पार्ट टाइम मेंबर। चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है इनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए या 65 साल की एज तक। अगर मान लो कोई 62 साल में अपॉइंट किया है तो वो 65 साल तक कर सकता है, 3 साल। अगर कोई मान लो 63 साल में किया है तो वो 2 साल के बाद 65 साल तक, जब मतलब उसकी एज 65 साल होगी तो 2 साल में ही हो जाएगा वो रिटायर। अगर 60 साल में किया है तो 63 साल में हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 3 साल या 65 साल तक हो सकता है, विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है ट्राई पे, देखो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है ये रेगुलेटर, क्योंकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या है, ये ट्राई एक्ट है जो, इसके सेक्शन 25 के अंदर डायरेक्शन इशू कर सकता है जो ट्राई के लिए बाइंडिंग है। याद रखना, गवर्नमेंट अगर कोई ट्राई को डायरेक्शन देता है, मतलब जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्शन इशू करता है कि इससे कहता है कि मानने के लिए एडवाइस देता है, तो ट्राई को माननी ही पड़ेंगी, बाइंडिंग है। लेकिन अगर ट्राई एडवाइस देता गवर्नमेंट को तो वो बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। याद रखना दोनों, अगर गवर्नमेंट कुछ कहेगा ट्राई से तो ट्राई को माननी पड़ेगी। अगर ट्राई कहेगा गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट माने ना माने गवर्नमेंट की मर्जी है, वो बाइंडिंग नहीं है, तो वो नॉन बाइंडिंग है ट्राई की। यानी कि ट्राई की एडवाइजरी बॉडी है, बस रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये आपको याद रखना है। जो ट्राई है इसको फंड कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड देती है, पैसा देता है। फंक्शन क्या क्या है, देखो रिकमेंडेशन देता है बहुत सारे इश्यूज़ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी फंक्शन बनाता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और टेलीकॉम सेक्टर के लिए सर्विसेज के लिए रेट फिक्स करता है कि किस रेट पे आप सर्विस बेचोगे, टैरिफ फिक्स करता है। और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई और फंक्शन दे इसे, उनके बारे में भी रिकमेंडेशन देता है। जो भी ट्राई की रिकमेंडेशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो कुछ रिकमेंडेशन अगर ट्राई को देती है तो मैंडेटरी बना भी सकती है। मान लो न्यू सर्विस के प्रोवाइडर हैं, उनकी टाइम के बारे में, नीड के बारे में, टर्म एंड कंडीशन के बारे में, या कोई लाइसेंस देना है किसी सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर जैसे वोडाफोन आइडिया हो गए टेलीकॉम सेक्टर में, या फिर जियो कंपनी होगी, एयरटेल होगी, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इनके लिए लाइसेंस देना है किस तरह से, उसके लिए टर्म कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई को रिकमेंड कर सकता है। ट्राई के पास देखो ये पावर होती है, ऑफिशियल गजेटी में ये रेट्स के बारे में जानकारी दे सकती है, नोटिफाई कर सकती है। जो भी रेट्स तय करने हैं किसी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को, वो ट्राई इसको नोटिफाई कर सकती है, इंडिया से बाहर भी और इंडिया के अंदर जो भी इंडिया की कंपनी है उनके लिए। जो ट्राई एक्ट है देखो ये 2000 में अमेंडमेंट किया गया था, इसमें 1997 में ये एक्ट बनाया था, इसके थ्रू ये ट्राई बनाई थी। फिर 2000 में इसमें एक संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, फिर एक नई बॉडी बना दी, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल। तो ये काम का क्या करते हैं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि ये क्या है, एक तरह से कोर्ट की तरह काम करती है। जो भी डिस्प्यूट है, विवाद हैं, झगड़े हैं ट्राई से रिलेटेड, या ट्राई के किसी कंपनी से रिलेटेड हैं, या दो आपस में कंपनी है जो टेलीकॉम सेक्टर की, वो इस ट्राइब्यूनल में जा सकती हैं अपना डिस्प्यूट सुलझाने के लिए। तो ये एडजुकेटरी बॉडी एक तरह से डिस्प्यूट को सुलझाती है। लाइसेंसर यानी कि ट्राई लाइसेंस देता है किसी कंपनी को, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को, या लाइसेंसी है कोई कंपनी जैसे वोडाफोन, एयरटेल या फिर जियो जैसी, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, या दोनों कंपनीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, या किसी कंपनी या कंज्यूमर के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो उसके बारे में ये अपील दाखिल कर सकते हैं इस ट्राइब्यूनल में जाके, टीडी सेट में जाके, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल में। अगर कोई ट्राई ने मान लो कोई डिसीजन लिया है, इस डिसीजन के अगेंस्ट ये जा सकते हैं, कंपनियां हैं वो इस डिसीजन के अगेंस्ट जा सकती हैं इस ट्राइब्यूनल में। तो इस ट्राइब्यूनल में कौन कौन मेंबर होते हैं, इसमें देखो एक चेयरपर्सन होता है और 2 मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर चीफ जस्टिस होने चाहिए किसी हाई कोर्ट के, वही इसके मेंबर मतलब चेयरपर्सन हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं। और जो 2 मेंबर होते हैं
वो मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी की पोस्ट पे होने चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट के बराबर होने चाहिए, और कम से कम 2 साल के लिए सेक्रेटरी होने चाहिए, और उनके पास नॉलेज हो टेक्नोलॉजी की फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंडस्ट्री, कॉमर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पास नॉलेज हो, उसको मेंबर बनाया जा सकता है इस ट्राइब्यूनल का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट रनिंग इन ट्रेडिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। फ्रंट रनिंग एक देखो प्रैक्टिस है, इलीगल प्रैक्टिस, अवैध प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में। सेबी के अकॉर्डिंग देखो, जब कोई स्टॉक मार्केट में, सेबी आप जानते हो, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो किसी कंपनी का बॉन्ड शेयर खरीदते हो बेचते हो, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है सेबी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में एक्ट बनाया था इसके लिए, स्टैट्यूटरी बना दिया था। ये 1988 में सेटअप की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है सेबी का। तो ये फ्रंट रनिंग क्या है? फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की। क्या होता है, अगर कोई मान लो पर्सन, कोई ब्रोकर है, मतलब बिचौलिया या कोई पर्सन है, वो देखो कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं दी है, और इसको पता चल गया कि इसके जो किसी कंपनी के बॉन्ड या शेयर, उनकी वैल्यू मान लो बढ़ने वाली है या घटने वाली है फ्यूचर में 1-2 दिन बाद, तो उस टाइम पे ये अगर ट्रेडिंग करता है, मतलब बॉन्ड या शेयर को खरीदता है बेचता है, तो इसे बोलेंगे फ्रंट रनिंग। क्या हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को मिलने से पहले उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके ये ट्रेडिंग करता है, तो उसको बोलेंगे इलीगल प्रैक्टिस है ये, या फ्रंट रनिंग है। और फ्रंट रनिंग जो करता है उसको बोलेंगे फ्रंट रनर। तो ये एक इलीगल प्रैक्टिस है इंडिया में, और ये देखो 2 तरीके से की जाती है, बाय सेल से या फिर सेल बाय ट्रेडिंग पैटर्न से। पहले समझते हैं बाय सेल ट्रेडिंग पैटर्न क्या है। ये देखो ऐसा पैटर्न है कि मान लो जब इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी की पब्लिक में नहीं गई है अभी, और उस टाइम पे इस ब्रोकर को पता चल गया या किसी आदमी को पता चल गया, को जो कंपनी में ऑलरेडी काम करता है, कि इसके जो वो क्या बात है कि इसके जो मतलब शेयर का जो दाम है वो मान लो फ्यूचर में बढ़ने वाला है। जैसे अभी मान लो किसी कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपये है या 100 रुपये है, और ये जो कंपनी में कोई काम करता है या कोई ब्रोकर है, दलाल, उसको पता चल गया इस कंपनी के जो दाम है प्राइस के, वो मतलब इसका प्राइस है, शेयर का प्राइस है, जो दाम है वो फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करेगा ब्रोकर या कोई पर्सन, इसके शेयर को, बहुत सारे शेयर खरीद लेगा 100 रुपये में, क्योंकि अभी तो इसका 100 रुपये प्राइस है ना, फ्यूचर में बढ़ने वाला 200, 300, 400 हो जाए, तो ये क्या करेगा, बाय कर लेगा। अब क्या होगा, जब मान लो पब्लिक में इंफॉर्मेशन जाएगी शेयर की, तो बहुत सारे और जो बिग क्लाइंट हैं वो भी बाय करेंगे ऑर्डर को। जब वो बाय करेंगे, जब वो खरीदेंगे शेयर को, तो क्या होगा कि शेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ये जो फ्रंट रनर था ना, वो सेल कर देगा सिक्योरिटी को जो उसने पहले खरीदी थी। अब वो ज़्यादा प्रॉफिट में बेच दिया ना उसने, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है उसे। तो ये होता है बाय सेल ट्रेडिंग पैटर्न, यानी कि पहले ही खरीद लेता है वो इन्फॉर्मेशन मिलने से, मतलब पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले, क्योंकि उसे तो इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है तो पहले ही खरीद लेता है वो। जब बिग क्लाइंट जब खरीदते हैं, बिग दूसरे, मान लो कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खरीद रहा है, बहुत ज़्यादा शेयर खरीद रहा है बाद में, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और फिर उस टाइम पे वो बेच देता है। एक आता है फिर सेल बाय ट्रेडिंग पैटर्न। ये देखो इसको पता लग जाता है कि अभी क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है किसी कंपनी का शेयर का, लेकिन फ्यूचर में घटने वाला है, तो ये क्या करेगा, अभी सेल कर देगा, और बाद में जब इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी तो बहुत सारे और जो बिग क्लाइंट है वो भी सेल कर देंगे। उससे क्या है, और ज़्यादा इस शेयर का प्राइस घट जाएगा। जब प्राइस बहुत ज़्यादा लोअर चला जाएगा उस टाइम पे क्या कर लेगा, बाई बैक कर लेगा, यानी कि वापस से उस शेयर को खरीद लेगा।
किस लिए? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमत थी उस टाइम पे, इसने बेच दिया। अब जब इसकी कीमत घट गई तब इसने खरीद लिया। अब जब फ्यूचर में जब बढ़ेगी तो फिर बेच देगा। तो ये हो गया सेल बाई ट्रेडिंग पैटर्न। तो ये सब फ्रंट रनिंग में आते हैं। तो यही था इसके बारे में और यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में। कुछ देखो वन लाइनर टॉपिक है। एक देखो अचना कमर ट्रेड, ये टाइगर रिजर्व है, अचना कमर, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, ACHANAKMAR, अचना कमर टाइगर रिजर्व। ये न्यूज में था। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और देखो ये जो आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसके बॉर्डर पे अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ही पार्ट है ये अचना कमर। ये छत्तीसगढ़ की साइट है अचना कमर, तो ये आपको याद रखना है। एक देखो बिहान मेला न्यूज में है, बिहान मेला। ये बिहान मेला, इसको सीड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, सीड फेस्टिवल। सीड मतलब बीज, बीजों का त्यौहार। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये देखो उड़ीसा में एक कौंड ट्राइब है, ये कौंद ट्राइब है, एक जाति है भाई साहब, शेड्यूल ट्राइब में आती है कौंड ट्राइब। इसके लोग, इसके जो फार्मर हैं वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बिहान मेला को या सीड फेस्टिवल को। तो यही थे आज के टॉपिक।